महात्मा गांधी एक ऐसा महान व्यक्तित्व वाला इंसान जो पूरे जीवन भर करो या मरो जैसा शब्द सोच भी नहीं सकता था। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह इन्हीं तीन आदर्शों को अपने जीवन में इस प्रकार से संजो के रखता है कि पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्षपूर्ण ही बिताते हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अहिंसा को अपने जीवन में आने तक नहीं दिया। पर 8 अगस्त 1942 को आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं कि वे एक भाषण में ये शब्द कहते हैं कि मैं पूरे जीवन भर संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ के लिए मैं मान नहीं सकता हूँ। हो सकता है कि नमक टैक्स, शराबखोरी जैसे प्रस्ताव वो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज़ादी से कम कुछ भी नहीं लूँगा और इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगा और ना ही मानूंगा। आखिर ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं कि वे कहते हैं कि मैं एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो लड़ो या तो फिर अपने देश की आज़ादी के लिए मरो। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं? तो चलिए आज के हम इस क्लास में गांधी जी के इसी वक्तव्य को समझेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, पर इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। वर्तमान समय में जो यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी टीजीटी पीजीटी स्तर के जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, ये जो हमारा आज का क्लास है ये उन स्तर को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उन्हीं स्तर के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। हम जो है वो रटने से ज़्यादा समझने पर अपनी पूरी की पूरी क्लास को फोकस करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं, इसमें जो प्रश्न होंगे उसके अभ्यास करेंगे, साथ में जो फैक्ट होंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी भी एग्जाम को आप देने वाले हो, आप उसके प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है रटना नहीं बल्कि समझना। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग इसी चीज़ को लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत ही गहराई से समझेंगे। और आज की इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन का पार्ट 1 है, पर पार्ट 2 में भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे, साथ में कुछ और चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फैक्ट ही नहीं बल्कि एमसीक्यू भी करेंगे, और वो भी न्यू पैटर्न बेस्ड। जो अभी हाल फिलहाल 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों ने देखा था, उसी हिसाब से हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स बताए हैं कि आपको किस तरीके से यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर किसी भी आने वाले एग्जाम के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री उसमें पूछी जाती है। और अगर आप इस क्लास को पूरा देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो आप जिस भी एग्जाम को देंगे ना, आप निश्चिंत होकर देंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग ना इस चीज़ को अपने आप समझना स्टार्ट कर देगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपना क्लास को देखते हैं और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं और फैक्ट्स को भी जानते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पढ़िए और पढ़ करके इसके आंसर को करने का प्रयास करिए। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के पृष्ठभूमि के संबंध में, एक सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इसका जो कथन है आप थोड़ा सा देखिएगा, देख के बताइए कि क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि की तैयारी की। क्या था कारण? क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया तो क्या इसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन आया, कि यही इसकी पृष्ठभूमि थी, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को बढ़ा दिया, ये कारण था? या फिर गांधी जी का विचार था कि ब्रिटिश उपस्थिति जापानी आक्रमण के खतरे को बढ़ा रही थी? बताइए, ये 3 ऑप्शन है आपके पास में, तीनों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? बताइए, अगर आप लोग आता तो आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या है? डी होगा। ठीक है, क्यों होगा? चलिए इसके बारे में थोड़ा जान ले, इसके चीजों को भी हम लोग समझ लें। तो देखिए दरअसल क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही थी। क्या हो रही थी ब्रिटेन की स्थिति? तो वो कमजोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो था, जापान जो था, वह ब्रिटेन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो दक्षिण पूर्व एशिया में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका था।
तो इस बात को लेकर के ब्रिटेन जो था बहुत डरा हुआ था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। लेकिन ये जो आते हैं वो क्रिप्स मिशन जो भारत आता है, उसके प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने क्रिप्स प्रस्ताव को समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो वो एक ही बात, वो घिसी पिटी उसकी जो बातें थी, डोमिनियन स्टेट वही लेकर के आता है, वही बात कहता है कि युद्ध अगर हम जीत जाएंगे, अगर भारत हमारा साथ दे देगा और हम युद्ध जीत जाते हैं, तो युद्ध जीतने के बाद जो भारत है उसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, अपनी संविधान बनाई जाएगी। अगर भारत चाहेगा तो आने वाले वर्षों में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है। परंतु कहीं पर भी वो भारत को पूरी तरीके से आज़ादी देने की बात नहीं करते। यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आती। उनका कहना था कि हमें अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिर भी ब्रिटिश जो है अभी भी इसके बाद भी युद्ध में शामिल होने के बाद भी ब्रिटेन का असली तो जो शासन होगा ब्रिटेन के ही अधिकार में होगा। तो कांग्रेस का कहना था कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जो क्रिप्स मिशन में कहीं भी लिखा नहीं गया था। इस वजह को लेकर के कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था इसे। और मुस्लिम लीग का भी यही कहना था। मुस्लिम लीग कह रही थी कि इसमें तो पृथक निर्वाचन को लेकर कोई बात ही नहीं कही गई। उन्हें तो भैया भारत की आज़ादी से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। इस वजह से क्रिप्स मिशन असफल हो गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता ने क्या किया, भारतीय नेताओं में यह भावना को मजबूत किया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान भी भारत को वास्तविक सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई थी कि अगर भारत के जो है वो युद्ध में शामिल भी होता है, फिर भी ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद ही भारत को सत्ता नहीं सौंपेगी। ये चीज़ें मेन थी क्रिप्स मिशन की असफलता का। इसके बाद से गांधी जी जो थे उनका विचार था, गांधी जी का विचार था कि भारत में ब्रिटिश उपस्थिति जो है वो जापानी आक्रमण का दबाव बढ़ा सकती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान पहले से रह रहा हो जो एक क्रिमिनल हो, सपोज दैट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वो मतलब वो इंसान क्रिमिनल हो, तो आपको भी डर, मन में डर रहेगा ना कि इस क्रिमिनल के चलते भाई पुलिस हमारे घर में आएगी, हो सकता हमें भी पकड़ ले, ये मन में डर रहेगा ना। सेम कंडीशन हमारे गांधी जी के मन में आ रहा था। उन्हें इस बात का डर था कि अगर ब्रिटिश भारत के अंदर है और जापान ने आक्रमण किया तो कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से गांधी जी ने यह सोच लिया था कि ब्रिटिश सरकार से भारत को तत्काल स्वतंत्रता दिलाने की वे मांग करने लगे थे, ठीक है। इस पृष्ठभूमि में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था, प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या अब हमारा जो होगा। एक सेकेंड, हाँ, अब हमारा अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, वो क्रम बताइए, ठीक है। वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव, एक सेकेंड, हाँ, वर्धा में क्या हुआ था, वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था, या फिर बंबई में AICC द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी, या फिर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रसार। पहले क्या हुआ था बताइए, क्रम बताइए इसका। सबसे पहले क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ था, तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग इसका देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था, वर्धा में ही भारत छोड़ो का प्रस्ताव आया था, है ना। फिर बंबई में इसका प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। भाई वर्धा में इसकी मीटिंग हुई थी, वहीं पे इस प्रस्ताव को लाया गया था। तो और जाके मुंबई में इसका जो दोबारा हुई थी इसकी बैठक, उसमें इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, और गिरफ्तारी के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ, व्यापक रूप से इसका प्रसार चलता रहा। इसका आंसर सही क्या होगा, ए होगा। 1 2 3 4। अब इसके फैक्ट को भी थोड़ा जान ले, इसको अच्छे से समझ ले क्या है। तो 1942 की जो घटना भारत छोड़ो प्रस्ताव, वो 14 जुलाई 1942 को आया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया था। वर्धा में इसकी बैठक हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की, वहीं पर इसको स्वीकार किया गया था। गांधी जी पहले ही अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग को स्पष्ट कर चुके थे कि अब अंग्रेज जो है वो भारत को आप लोग छोड़ करके जाइए, ये चीजें थी। इसके बाद से जो था वो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। उस समय जो ये बैठक हुई थी मुंबई में, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
गांधी जी ने इसी समय इसी अवसर पर अपना प्रसिद्ध भाषण 8 अगस्त को ये दिया था कि करो या मरो। इसी वजह से अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 9 अगस्त को देखिए, 7 अगस्त को मीटिंग हुई थी, 8 अगस्त को इसकी स्वीकृति हुई थी, 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अब सोचिए, तुरंत प्रस्ताव को की मंजूरी मिली और ये आंदोलन स्टार्ट ही हुआ, तभी उसके जो प्रमुख नेता थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, अन्य प्रमुख नेताओं को विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया था। इसमें गांधी जी को, साथ में सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू थे, अच्युत पटवर्धन थे, फिर से आपके सैयद महमूद थे, प्रफुल्ल घोष थे, ये सारे लोग जितने नेता थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, इन सभी को अहमदनगर में कैद करके रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना में कैद करके रखा गया था, और साथ में जयप्रकाश नारायण को भी इन्होंने कैद करके रखा था हजारीबाग जेल में। लेकिन वे जेल के दीवार से फांद करके वो भाग गए थे, और आगे चल करके 1942 में वे बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिए, देखो जो एग्जाम के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन तथ्य जो होते हैं, जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं डेट वाइज, वो चीज़ें हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, 4 जुलाई को क्या हुआ था, वर्धा में मीटिंग हुई थी। 8 अगस्त को बम्बई में फाइनल मिल गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति हो गई थी। 9 अगस्त को क्या हो गया था, गिरफ्तारियां हो गई थी। व्यापक स्तर पे आंदोलन क्या हो गया था, व्यापक स्तर पे आंदोलन आगे बढ़ने लग गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने करो या मरो का जो आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, उसका क्या आशय था। गांधी जी, अब ये हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ भी लिया कि करो या मरो का जो गांधी जी ने नारा दिया था, उसका क्या मीनिंग था, तो बताइएगा। ब्रिटिश सेना के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध करना था इसका अर्थ, या फिर स्वतंत्रता के अंतिम और निर्णायक संघर्ष करना था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का समर्थन करना था, या मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना था। तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सेना के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध करना, तो भाई गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, वे तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ ब्रिटेन साथ मांग रहा, उन्हें तो गांधी जी देना ही नहीं चाह रहे, जापान के लिए कोई नहीं बात करने वाला। मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग तो अलग ही देश की मांग कर रहे थे, तो उनके लिए तो गांधी जी सोच ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, यानी कि स्वतंत्रता के लिए अंतिम निर्णायक संघर्ष करना। यही चाह रहे थे गांधी जी कि अब जो है हम पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें फाइनली अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये वो चाह रहे थे। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट करो या मरो जो गांधी जी का ये नारा था, उस समय भारत छोड़ो का आंदोलन का चरित्र क्या था एक्चुअल में हम लोग समझते हैं। ये नारे के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्या स्पष्ट करना चाह रहा था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को निर्णायक स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। यह स्वतंत्रता का संघर्ष था और निर्णायक से माना गया था। उनका संदेश था कि अब स्वतंत्रता को भविष्य के किसी अनिश्चित समय के लिए नहीं टाला जा सकता था। गांधी जी कह चुके थे कि अब हम अंग्रेज जो है अब हम मानने वाले नहीं, हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन का भारत से तत्काल अंत। उनका कहना था कि भाई क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तो गांधी जी को ये बात तो समझ में आ ही चुकी थी कि अंग्रेज जो है वो किसी भी हाल में भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते। और गांधी जी जो थे वे जान गए थे कि जब तक एक बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं होगा तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की। एक तरीके से देखा जाए तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गांधी जी जो थे एक सेकेंड, गांधी जी की रणनीति अहिंसक जन संघर्ष पर आधारित थी। बिल्कुल, वे कहीं से भी हिंसा नहीं करना चाहते थे। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस के पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में अधिक निर्णायक और व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने जितना भी आंदोलन किया था उसमें इतनी बड़ी संख्या में जन आंदोलन नहीं हुआ था। आप सोच के देखिए कि ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेतृत्व करता नहीं, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पर फिर भी उसे भारत का हर एक व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के सभी लगे पड़े हैं इस आंदोलन को संभालने में।
अहमदाबाद में 3 महीने तक लगातार चलता रह गया आंदोलन, जिसकी वजह से कि इतिहासकार ने उसे भारत का स्टालिनग्राद तक कह दिया था। तो इस तरीके से आंदोलन जो है वो चलता रह गया। मुंबई में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी, यानी किसी भी स्तर के व्यक्तियों ने से नहीं छोड़ा था इस आंदोलन को अपनी ओर से सफल बनाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व केवल उसके तत्काल परिणाम से नहीं, बल्कि इस तथ्य से भी था कि इसने ब्रिटिश शासन की राजनीतिक वैधता को गहराई से चुनौती दी थी। देखिए, एक फैक्ट है कि ये जो आंदोलन था वो ब्रिटिश शासन को पूरी गहराई से इसने चुनौती दिया था कि देखिए, आप चाहे किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी बड़े से बड़े नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, हमारा संघर्ष अब खत्म नहीं होगा। हमारा जो मांग है वो हर हाल में भारतीय ले करके रहेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न की अगर देखें हम, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभिक चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अगर आंदोलन पूर्णतः केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में चलता था, क्या ऐसा था? शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन विकेंद्रीकृत एवं भूमिगत रूप में विकसित हुआ, या फिर आंदोलन केवल बड़ी शहरों तक सीमित रहा, या फिर विद्यार्थी और मजदूरों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो देखिए, सारा ऑप्शन गलत है, सही क्या है? इसमें बी है। सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन सभी के सभी भूमिगत होकर के, यानी गुप्त रूप से इस आंदोलन को चलाते रह गए। सभी व्यक्ति, सभी भारतीय जो थे, नेताओं के नहीं होने के बावजूद भी सभी भारतीय इसमें क्या रहे? शामिल रहे, और शामिल होकर के इस आंदोलन को पूरी तरीके से आगे चलाया। और यही आंदोलन वास्तव में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह इसने काम किया। आगे बढ़े, अगर हम लोग आगे देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति के बारे में एक बार थोड़ा समझ लें तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद आंदोलन का केंद्रीय नेतृत्व लगभग निष्क्रिय कर दिया उन लोगों ने। उनका तो मानना था अंग्रेजों का कि भाई नेताओं को गिरफ्तार कर लो, आंदोलन अपने आप स्थगित हो जाएगा। यही चीज तो वो हर बार करते आ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद आंदोलन क्या हुआ? समाप्त नहीं हुआ। वहां के स्थानीय नेताओं जो बचे हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वे विद्यार्थी, मजदूर, किसान, युवा, इन लोगों ने आंदोलन को बढ़ाया। बल्कि कई स्थानों पर सरकारी कार्यालयों पर संचार व्यवस्था और परिवहन को भी बाधित कर दिया गया। इन लोगों ने ये भी रोक दी कि हमें हमारी मांग जो है वो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। इस वजह से इन्होंने हर उस जगह पे अपने लिए अड़चन खड़ी कर दी, जिसकी वजह से अंग्रेजों का पूरा शासन व्यवस्था अच्छे से चल रहा था। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने रेलवे लाइन जो थी उसको, टेलीफोन, टेलीग्राफ व्यवस्था, सबको नुकसान किया। सबको नुकसान पहुंचाने की घटनाएं इन लोगों ने करी। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और रूप से भूमिगत गतिविधियां थी। आंदोलन जो था वो भूमिगत है, यानी गुप्त रूप से कर रहे थे। ये जान रहे थे कि अगर इस तरीके से लोग सामने आते रह गए, ये गिरफ्तार करते रह गए, तो ये भी आंदोलन स्थगित हो जाएगा। इस वजह से गुप्त रूप से ये लोगों ने क्या किया था? आंदोलन को आगे चलाया। इसमें जो बचे हुए नेता थे, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जयप्रकाश नारायण को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये बताया ना मैंने कि हजारीबाग के जेल से ये दीवार फांद करके भागे थे। वहां से राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता आदि ने अलग अलग रूप में आंदोलन को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई और नासिक में रेडियो प्रसार से लोगों ने प्रसारण किया, लोगों को जागरूक किया। अब चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों से संबंधित था? कौन था? तो जयप्रकाश नारायण बताया रही हमने कि इन्होंने आजाद दस्तक गठन किया। बाकी सारे के सारे क्या है? वायसराय है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भूमिगत आंदोलन एवं कांग्रेस का रेडियो प्रसारण समझ ले तो ब्रिटिश दमन के कारण अनेक नेता भूमिगत हो चुके थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने में भूमिका निभाई। ये लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। एक तो गिरफ्तार हुए भी थे, लेकिन वे भी फरार हो चुके थे। भूमिगत कार्यकर्ताओं को उद्देश्य क्या था? तो आंदोलन की गतिविधियों को क्या करना था? जारी रखना था और जनता तक सूचनाएं पहुंचाना। उनका काम ही यही था। उषा मेहता ने नेतृत्व में क्या किया? भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया उषा मेहता ने। इस रेडियो ने सरकारी सेंसरशिप के बीच आंदोलन से संबंधित समाचार पहुंचाए लोगों तक ले। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संबंध में सही है? बताइए कौन सा है? समानांतर सरकार कहाँ पे आई थी? तो देखिए, अगर देखा जाए तो सारे के सारे सही है। क्योंकि ऐसे सारे के सारे सही है। अगर ध्यान समझा जाए इस चीज को तो देखिए, समानांतर सरकारें कहाँ आई थी? इन लोगों ने ये सरकारें उस समय कार्य करने के लिए स्थापित करी गई थी। तो बलिया के उत्तर प्रदेश में चीतू पांडे, ये इनके नेतृत्व में कुछ समय के लिए समानांतर प्रशासन की स्थिति बनी। चीतू पांडे को इसी वजह से बलिया का गांधी भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तमलुक
यानी कि तामलुक या तमलुक मिदनापुर, बंगाल के मिदनापुर जिले में यहाँ ताम्रलिप्त जातीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इसने स्थानीय स्तर पर प्रशासन तथा सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया था बंगाल से। इसके बाद से सतारा यानी महाराष्ट्र के सतारा जिले में यहाँ पर भी दीर्घकालीन, ये प्रति सरकार लिखा है, दीर्घ मतलब यहाँ पे भी वही समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। इसके नेतृत्व में नाना पाटिल का नाम मुख्य रूप से जुड़ा। यहाँ पर समानांतर सरकार में सबसे अधिक समय तक चलने वाला प्रयोगों में से एक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सतारा महाराष्ट्र से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ले भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला समानांतर सरकार कहाँ पर बना था, तो सतारा महाराष्ट्र में बना था। इसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुसलमानों के रुख का उपयुक्त कारण क्या है, अगर हम बात करें तो उपयुक्त कारण बताइए क्या था। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ संयुक्त सरकार बनाना चाहती थी, ऐसा था? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन से सहमत नहीं थी और पाकिस्तान की मांग पर केंद्रित थी। बिल्कुल सही, यही इसका सही आंसर है। अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, मुसलमानों को कोई मतलब नहीं था, नहीं तो बस पाकिस्तान चाहिए थे। मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन समाप्त नहीं करना चाहती थी और वह कांग्रेस में शामिल होना चाहती थी। बिल्कुल नहीं। सारे के सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल नहीं किया, उनका कोई मतलब नहीं था इस आंदोलन से। तो बड़ा सही आंसर क्या होने वाला है, बी। इसको एक बार समझ लें। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी, तो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उसका मुख्य राजनीतिक लक्ष्य क्या था, पाकिस्तान की मांग को और आगे बढ़ाना। जिन्ना को आशंका थी कि ब्रिटिश ने भारत अगर छोड़ दिया तो भाई सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, तो कांग्रेस के हाथों में आ जाएगी। इस बात से मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे वो बहुत डर रहे थे। मुस्लिम लीग ने 1942 के आंदोलन से अलग रहकर अपनी संगठनात्मक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। मुस्लिम लीग जो थे वे अपनी अलग ही दिशा में कार्य कर रहे थे, वे पाकिस्तान की मांग को लेकर पुरजोर अपनी व्यवस्था रच रहे थे। इसके बाद से ये जो साम्यवादी दल हैं वे क्या कर रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में सोवियत संघ जब युद्ध में शामिल हो गया तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी नीति में ही परिवर्तन आ गया। उसने क्या किया, उसने युद्ध को फांसीवादी विरोधी जन युद्ध के रूप में देखना शुरू कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस का व्यापक जन आंदोलन माना गया, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो थे इसमें समान रूप से शामिल नहीं थे। यानी अगर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, बल्कि ये ना कहकर हम ये कहें कि भारत को आज़ादी दिलाने में जो कांग्रेस था उसका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो चलिए हम लोग आज जो पार्ट 1 है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग अपना पार्ट 2 जो है अगले क्लास में लाएंगे और सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन को ही नहीं कंप्लीट करेंगे बल्कि इसमें और भी चीज़ों को जोड़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेस है वो नहीं देखा, जाकर देख लीजिएगा और वो वीडियो तो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताया है इस आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीटीसीटी पीजीटी 1 to 5 6 to 8 किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो। अगर वो अपने 5 जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं या 5 टिप्स दिए हैं, अगर आपने उसे फॉलो किया तो मैं सच कह रही हूँ इस बार 1 सेट आपकी जरूर होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अपने।